हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 का दूसरा पाठ सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 पढ़ेंगे। इस पाठ में आज का टॉपिक है सजीव और जीवन प्रक्रिया, ऊर्जा का निर्माण और सजीव, कुछ भोज्य घटक और प्राप्त होने वाली ऊर्जा। थोड़ा याद कीजिए। भोज्य पदार्थ और उनमें समाविष्ट पोषक तत्व शरीर को किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होते हैं। शरीर में खाद्य पदार्थों के पचने के पश्चात उनका रूपांतरण विलेय पोषकों में होता है। रक्त द्वारा इन पोषक तत्वों का वहन शरीर की प्रत्येक कोशिका तक किया जाता है। श्वसन के समय ली गई ऑक्सीजन भी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाई जाती है। शरीर की कोशिकाओं में पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण किया जाता है तथा ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। शरीर के सभी कार्य ऊर्जा की सहायता से संपन्न होते हैं और शरीर के विकास और वृद्धि में पोषक तत्व सहायता करते हैं। दूसरा, संतुलित आहार का शरीर के लिए क्या महत्व है। संतुलित आहार में कार्बोज, प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ तथा अन्य खनिज उचित अनुपात में होते हैं। प्रत्येक पोषक तत्व का एक विशेष कार्य का संपादन करता है। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं। शरीर की ऊर्जा और पोषण के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अतः हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। तीसरा, स्नायु शरीर में कौन कौन से कार्य करते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार की स्नायु है। ऐच्छिक मांसपेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां हमारे शरीर की सभी प्रमुख गतिविधियां संचालित करती हैं। आंतरिक भागों में गतिविधियों का नियंत्रण अनैच्छिक मांसपेशियां करती हैं। हृदय की मांसपेशियां हृदय के संचलन को नियंत्रित करती हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन मांसपेशियों में ही संग्रहित होती हैं। चौथा, पाचन संस्थान में पाचक रसों का क्या महत्व है। पाचक रस में अनेक प्रकीर्णों का समावेश होता है। प्रकीर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं तथा शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं। जठर अमाशय के पाचक रस पाचक क्षेत्र के पीएच मान को अम्लीय बनाते हैं, जबकि आंतों के पाचक रस पाचक क्षेत्र के पीएच मान को क्षारीय बनाते हैं। पांचवा, मनुष्य के शरीर में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ शरीर से बाहर निकलने के लिए कौन सा संस्थान कार्यरत होता है। मनुष्य के शरीर का उत्सर्जन संस्थान शरीर में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए कार्यरत रहता है। छठवां, ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया में रक्ताभिसरण संस्थान कैसे कार्य करता है। रक्त परिवहन संस्थान के कारण पाचन संस्थान से ग्लूकोज और श्वसन संस्थान से ऑक्सीजन
प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। हृदय के संचालन द्वारा रक्त के लाल रक्त कण ऑक्सीजन का वहन करते हैं। प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज के अणु ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। 7वां, शरीर के अंतर्गत चलने वाले कार्य कैसे नियंत्रित होते हैं, कितने प्रकारों से? मानव शरीर के तंत्रिका संस्थान और अंतःस्रावी संस्थान तंत्रिकीय तथा रासायनिक समन्वय द्वारा शरीर की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। इन समन्वयों के द्वारा शरीर की सभी गतिविधियां नियंत्रित तथा क्रमशः चलती रहती हैं। सजीव और जीवन प्रक्रिया। मानव शरीर में अनेक प्रकार के संस्थान निरंतर कार्य करते रहते हैं। पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान, रक्त परिसंचरण संस्थान, ऊर्जा संस्थान, नियंत्रण संस्थान आदि के साथ साथ शरीर के आंतरिक तथा बाह्य अंग अपने अपने कार्य स्वतंत्र रूप से किंतु सभी के साथ समन्वय रखकर करते हैं। यह पूरी कार्य प्रणाली सभी सजीवों में कम अधिक मात्रा में समान पद्धति से क्रियाशील होती है, जिसके लिए सजीव को निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बोज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, प्रथिन, ये भोज्य घटक इस ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं तथा कोशिका के तंतु कणिका की सहायता से ये ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऊर्जा निर्माण के लिए केवल भोजन के घटक ही नहीं परंतु ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। कुछ सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये सभी घटक परिवहन संस्थाओं द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। नियंत्रण संस्था का इस पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण होता है। इसका मतलब ऊर्जा निर्माण के लिए सभी प्रकार की जीवन प्रक्रियाएं अपने अपने तरीके से सहकार्य प्रदान करती हैं और इन सभी जीवन प्रक्रियाओं के कार्यों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम और अन्य प्राणी फलों तथा सब्जियों का सेवन करते हैं। वनस्पतियां स्वयं का पोषण स्वयं करती हैं, जिसके लिए वे भोजन का निर्माण करती हैं। भोजन की कुछ मात्रा वे स्वयं उपयोग में लाती हैं और बचा हुआ भोजन फल, पत्तियां, तना तथा जड़ों में संग्रहित करके रखती हैं। इन सभी वनस्पति जन्य पदार्थों का हम सेवन करते हैं और उससे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोज, प्रथिन, स्निग्ध पदार्थ, जीवन सत्व एवं खनिज प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं? दूध, फल, गुड़, शक्कर, सब्जियां, गेहूँ, मक्का, नाचनी, ज्वार, बाजरा, चावल जैसे अनाज, शहद, आलू, शकरकंद, मिष्ठान, इन सभी से हमें कार्बोज यह पदार्थ मिलता है। कार्बोज से हमें 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम इतनी ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा कैसे मिलती है, इसका अब हम अध्ययन करेंगे। थोड़ा सोचिए। कई खेलों में खिलाड़ी खेलते समय
मध्य अवकाश लेकर कुछ पदार्थों का सेवन करते हैं। ऐसे पदार्थों का सेवन खिलाड़ी क्यों करते हैं? खिलाड़ी खेलते समय जब उन्हें थकान महसूस होती है तो मध्य अवकाश में ग्लूकोज पीते हैं, जिससे उन्हें तुरंत रक्त में घुलता है और रक्त में घुलकर ऑक्सीजन वहन करता है और उन्हें तुरंत शक्ति ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन करते समय क्या घटित होता है? स्वांगीकृत भोजन से ऊर्जा के मुक्त होने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। जब अंतः श्वसन किया जाता है तब हवा फेफड़े में प्रवेश करती है। इस हवा से ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकल जाती है। बाह्य श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। गैसों का यह आदान प्रदान फेफड़ों की कोशिकाओं की दीवार द्वारा किया जाता है। इसे ही बाह्य श्वसन कहते हैं। लाल रक्त कण द्वारा प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन का वहन किया जाता है। तंतु कणिका के अंतःभाग में कोशिकीय श्वसन या अंतःश्वसन होता रहता है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण के द्वारा एटीपी स्वरूप में ऊर्जा मुक्त होती है। सजीव और ऊर्जा का निर्माण। नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करके नामांकित कीजिए। आकृति में पहले मुख है, फिर नाक है, नाक, मुख, स्वर यंत्र, श्वसन नलिका, मध्यपटल, श्वसनी, फुफ्फुस, फुफ्फुस यानी फेफड़ा, और अंत में फेफड़े की वायु कोश, फेफड़े की वायु कोश यानी कूपिकाएं। सजीवों में श्वसन की क्रिया शरीर स्तर को और कोशिका इन दो स्तरों पर होती है। शरीर स्तर पर होने वाला श्वसन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसों का शरीर और आसपास के वायुमंडल में लेन देन होता है, और कोशिका स्तर पर होने वाले श्वसन में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की सहायता से या ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीकरण किया जाता
है। बताइए तो। ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के क्रमशः कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। अतः ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6 होता है। दूसरा, ये सभी परमाणु कौन से रासायनिक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? ये सभी परमाणु एक दूसरे के साथ सहसंयोजकी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तीसरा, किसी अणु का ऑक्सीकरण होता है अर्थात क्या होता है? जब किसी अणु का ऑक्सीकरण होता है तो यह अणु ऑक्सीजन अणु प्राप्त करता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। हमारे द्वारा खाए गए भोज्य पदार्थों में स्थित कार्बोज का उपयोग मुख्यतः दैनिक जीवन में आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त की जाती है। इसके लिए ग्लूकोज इस कार्बोज का कोशिका में विभिन्न चरणों में ऑक्सीकरण किया जाता है। इसे ही कोशिकीय स्तर का श्वसन कहते हैं। सजीवों में कोशिकीय स्तर पर होने वाले श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। वे 2 प्रकार अर्थात ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनाक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीश्वसन में 3 चरणों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। पहला, ग्लूकोज का विघटन। दूसरा, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। तीसरा, इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया। पहला, ग्लूकोज का विघटन, ग्लाइकोलिसिस। कोशिका द्रव में होने वाली इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु का विभिन्न चरणों में विघटन होकर पायरुविक अम्ल एटीपी, NADH2 और पानी, इन सभी के 2-2 अणु बनते हैं। बाद में इस प्रक्रिया में निर्माण हुए पायरुविक अम्ल के अणु का एसिटिल को एंजाइम A इस अणु में रूपांतरण किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु और NADH2 के 2 अणु बनते हैं। NADH2 निकोटानिमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है। दूसरा, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र अर्थात क्रैब साइकिल। एसिटिल को एंजाइम A के अणु तंतु कणिका में जाते हैं, जहां उन पर ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, क्रैब चक्र, यह चक्रीय अभिक्रिया चलाई जाती है। इस अभिक्रिया द्वारा एसिटिल को एंजाइम A के अणु में स्थित एसिटिल का पूरी तरह से ऑक्सीकरण किया जाता है और उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी NADH2 और FADH2 और ATP के अणु प्राप्त होते
हैं। तीसरा, इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया ETC रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया भी तंतुकणिका में ही होती है। उपरोक्त सभी अभिक्रियाओं के समय बने NADH2 के प्रत्येक अणु से 3 और FADH2 के प्रत्येक अणु से 2 ATP के अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया में ATP के साथ साथ पानी के भी अणु बनते हैं। इस प्रकार ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण यानी विघटन होता है और ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के अणु भी बनते हैं। ध्यान दीजिए, रखिए। NADH2 निकोटानिमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, FADH2 फ्लोविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये प्रत्येक कोशिका में बनने वाले और कोशिकीय श्वसन में सहायता करने वाले 2 सहप्रकिण्व हैं। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह ऊर्जा से समृद्ध एक ऐसा अणु है जिसमें फॉस्फेट के 3 अणु एक दूसरे से जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हीं बंधों में ऊर्जा संग्रहित होती है। इन ATP के अणुओं का कोशिका में आवश्यकतानुसार संग्रह करके रखा जाता है। रासायनिक दृष्टि से ATP यह एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड से बना ट्राइफॉस्फेट का अणु है, जिसमें एडेनिन यह नाइट्रोजन युक्त अणु, राइबोस C5H10O5 यह पेंटोस शर्करा और 3 फॉस्फेट के अणु होते हैं। ऊर्जा की आवश्यकतानुसार ATP के फॉस्फेट अणुओं के बीच का बंध तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसलिए ATP को ऊर्जा का चलन करेंसी कहते हैं। ATP ऊर्जा का चलन। एडेनिन राइबोस ATP ऊर्जा के समृद्ध फॉस्फेट बंध, एडेनिन राइबोस ADP अजैविक फॉस्फेट और मुक्त हुई ऊर्जा। भूखमरी, भूख हड़ताल जैसे अपवादात्मक परिस्थितियों में अगर शरीर में कार्बोज पदार्थ का संग्रह कम हो गया हो तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए शरीर के स्निग्ध पदार्थ और प्रथिनों का उपयोग किया जाता है। स्निग्ध पदार्थों का रूपांतरण स्निग्ध अम्लों में, प्रथिन का रूपांतरण अमीनो अम्ल में किया जाता है। स्निग्ध अम्ल और अमीनो अम्ल को एसिटिल कोएंजाइम A में रूपांतरित किया जाता है और एसिटिल कोएंजाइम A के अणुओं को क्रैब चक्र अभिक्रिया द्वारा तंतु कणिका में पूर्णतः ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। वैज्ञानिक का परिचय। ग्लूकोज विघटन ग्लाइकोलिसिस, इस प्रक्रिया की खोज गुस्ताव एम्बेडेन, ओटो मेयरहाफ और जेकब पार्नास, इन तीनों वैज्ञानिकों और उनके सहकर्मियों ने मिलकर की। इसके लिए उन्होंने स्नायु पर प्रयोग किए। इसलिए ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया को एम्बेडेन में यरहाफ पार्नास पाथवे EMP पाथवे भी कहते हैं।
ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र यह चक्रीय अभिक्रिया सर हैंस क्रैब ने खोजी, इसलिए इस चक्रीय अभिक्रिया को क्रैब चक्र से संबोधित किया जाता है। इस खोज के लिए उन्हें 1953 का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सर हैंस क्रैब 1900 से 1981। कार्बोज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और प्रथिन का ऑक्सीश्वसन करके ऊर्जा प्राप्त करने की अभिक्रिया। स्निग्ध पदार्थ का रूपांतरण स्निग्ध अम्ल में, कार्बोज पदार्थ का रूपांतरण ग्लूकोज का विघटन और प्रथिन का रूपांतरण अमीनो अम्ल। ग्लूकोज का विघटन पायरुविक अम्ल और फिर इन सब का रूपांतरण एसिटिल कोएंजाइम ए और फिर उससे क्रेब चक्र और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। ये इसकी प्रवाह आकृति है। अब विभिन्न सजीवों में कोशिकाओं में होने वाला ऑक्सीश्वसन। कार्बोज पदार्थ का रूपांतरण ग्लूकोज का विघटन, ग्लूकोज का विघटन से पायरुविक अम्ल से किण्वन, किण्वन से विभिन्न पदार्थ और फिर विभिन्न सूक्ष्मजीव। यहाँ कार्बोज का रूपांतरण पायरुविक अम्ल, किण्वन, लैक्टिक अम्ल, स्नायु लाल रक्त कोशिका। यहाँ कार्बोज पदार्थ का पायरुविक अम्ल, किण्वन, अल्कोहल, किण्व। यह इसकी प्रवाह आकृति है। ऑक्सीश्वसन करने वाले सूक्ष्म जीवों से ऊर्जा निर्मित। कुछ सजीव ऑक्सीजन के साथ नहीं रह सकते, उदाहरण अनेक जीवाणु। ऐसे सजीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीश्वसन करना पड़ता है। अनाक्सीश्वसन में ग्लूकोज विघटन ग्लाइकोलिसिस और किण्वन फर्मेंटेशन ऐसे दो चरण होते हैं जिसमें ग्लूकोज का अधूरा विघटन होकर कम ऊर्जा मिलती है। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज विघटन से बने पायरुविक अम्ल का कुछ प्रकीर्णकों की सहायता से अन्य कार्बनिक अम्लों में या अल्कोहल C2H5OH में रूपांतरण किया जाता है। इसी को किण्वन कहते हैं। कुछ उच्च स्तर के वनस्पति प्राणी, ऑक्सीजन के संपर्क में रहने वाले सूक्ष्मजीव भी उनके आसपास का ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जाने पर ऑक्सीश्वसन के स्थान पर अनाक्सीश्वसन करते हैं। उदाहरण, बीजों के अंकुरण के समय यदि जमीन पानी के नीचे डूबी हुई हो तो बीज अनाक्सीश्वसन करते हैं। उसी प्रकार हम व्यायाम या कसरत करते समय हमारी मांसपेशियां, स्नायु अनाक्सीश्वसन करती हैं, जिससे हमारे शरीर में कम मात्रा में ऊर्जा बनकर लैक्टिक अम्ल संग्रहित होता है और हमें थकावट महसूस होती है। बताइए तो कोशिकीय श्वसन के किस प्रकार में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कोशिकीय श्वसन में से ऑक्सीश्वसन के समय ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का
पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। दूसरा, ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कोशिका के किस अंग की आवश्यकता होती है? ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कोशिका में स्थित तंतु कणिका की आवश्यकता होती है। भोजन के विभिन्न घटकों द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। आवश्यकता से अधिक खाए गए कार्बोज पदार्थ शरीर में यकृत और स्नायु में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। प्रोटीन किससे प्राप्त होते हैं, वे किससे बनते हैं? अमीनो अम्ल के कई अणु आपस में जुड़कर बनने वाले महाअणु को प्रोटीन कहते हैं। प्राणीजन्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन से भी प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी इतनी ही ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन का पाचन होने पर अमीनो अम्ल बनता है। यह अमीनो अम्ल शरीर में अवशोषित किया जाता है और रक्त द्वारा प्रत्येक अंग और कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अलग अलग अंग और कोशिका उन अमीनो अम्ल से उन्हें या शरीर के आवश्यक ऐसे प्रोटीन तैयार करते हैं। इसके उदाहरण नीचे दी गई आकृति में दिए हैं। प्रोटीन के पाचन के बाद बनने वाले अमीनो अम्ल: त्वचा, मेलानिन, रंगद्रव्य, केराटिन, हड्डियाँ, आसिन, कोशिका, प्रद्रव्य पटल के प्रोटीन, विभिन्न प्रकीर्णव, स्वादु ग्रंथि, इंसुलिन, ट्रिप्सिन, पीयूषिका ग्रंथि, विभेद संप्रेरक, स्नायु, एक्टिन और मायोसिन ये लचीले प्रोटीन, रक्त, हीमोग्लोबिन, प्रतिपिंड। आकृति: हमें सदैव ध्यान में रखें, आवश्यकता से अधिक सेवन किए प्रोटीन से मिलने वाले अमीनो अम्ल शरीर में संग्रहित नहीं किए जाते। उसका विघटन करके उससे बनने वाला अमोनिया शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आवश्यकता होने पर प्रोटीन का रूपांतरण दूसरे उपयोगी पदार्थ में, जैसे कि ग्लूकोनियोसिस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज में किया जाता है। वनस्पतियां स्वयं को लगने वाली अमीनो अम्ल खनिजों से नए रूप में तैयार करती हैं और उससे विविध प्रोटीन बनाती हैं। वनस्पतियां कोशिका के हरित लवकों में पाया जाने वाला रूबिस्को नामक प्रकीर्णव प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। थोड़ा याद कीजिए, स्निग्ध पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं? स्निग्ध पदार्थ वसा, तेल, मक्खन, घी, कृत्रिम मक्खन, पशु चर्बी, तिलहन से प्राप्त होते हैं। स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल के अणु विशिष्ट रासायनिक बंधों से जुड़कर बने हुए पदार्थ को स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। हमारे द्वारा
सेवन किए स्निग्ध पदार्थों का पाचन होता है, अर्थात उनका रूपांतरण स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल में किया जाता है। स्निग्ध अम्ल का अवशोषण होकर शरीर के सभी भागों में उन्हें पहुंचाया जाता है, जिसका उपयोग कर विभिन्न कोशिकाएं उनके लिए आवश्यक पदार्थों की निर्मित करती हैं। उदाहरण, कोशिका का प्रद्रव्य पटल बनाने के लिए लिपिड नामक अणु की आवश्यकता होती है, जो स्निग्ध अम्ल से बनाया जाता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन, ऑल्डोस्टेरॉन जैसे संप्रेरक तंत्रिका कोशिका के अक्ष तंतु के चारों ओर आवरण बनने के लिए स्निग्ध पदार्थ का उपयोग, अम्लों का उपयोग किया जाता है। स्निग्ध पदार्थ से हमें प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा मिलती है। रोज की आवश्यकता से अधिक सेवन किया गया स्निग्ध पदार्थ शरीर में चर्बी युक्त संयोजी ऊतक के रूप में संग्रहित करके रखा जाता है। विचार कीजिए, कई बार आपके मुंह में छाले आ जाते हैं। उस समय आप तीखे पदार्थ नहीं खा सकते। आहार में जीवन सत्व की कमी के कारण मुंह में छाले पड़ते हैं। अतः मुंह में छाले पड़ने से गर्म और मसालेदार भोज्य पदार्थ खाने से हमें पीड़ा होती है। विशेषतः जीवन सत्व बी कॉम्प्लेक्स की कमी से मुंह में छाले पड़ते हैं। दूसरा, कुछ लोग को बाल्यावस्था या युवावस्था में ही रात को दिखाई देने में कठिनाई होती है। नेत्रों की उत्तम दृष्टि के लिए जीवन सत्व ए आवश्यक है। यदि दैनिक आहार में विटामिन ए की कमी हो तो बाल्यावस्था या युवावस्था में रात में दिखाई देने में कठिनाई होती है। जीवन सत्व यह विविधतापूर्ण रासायनिक पदार्थों का ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक पदार्थ की शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है। जीवन सत्व के प्रमुख 6 प्रकार हैं। उदाहरण ए, बी, सी, डी, ई तथा के। इनमें से ए, डी, ई और के स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील हैं और बी तथा सी जल में घुलनशील हैं। हमने देखा है कि ग्लूकोज का विघटन और क्रैब चक्र इन अभिक्रिया में FADH2 और NADH2 बनते हैं। इनके निर्माण में क्रमशः जीवन सत्व राइबोफ्लेविन, जीवन सत्व B2, निकोटानिमाइड, जीवन सत्व B5 का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सोचिए, कई बार हमारा मुंह, गला सूख जाता है। अधिक प्रमाण में जुलाब होने पर बार बार नमक और शक्कर का पानी पीने के लिए देते हैं। गर्मी के दिनों में या ज़्यादा मेहनत करने पर हमें पसीना आता है।
हमारे शरीर में साधारणतः 65 से 70% पानी होता है। प्रत्येक कोशिका में कोशिका के द्रव्यमान के लगभग 70% पानी ही होता है। रक्त में भी रक्त द्रव के 90% पानी होता है। शरीर में पानी की थोड़ी सी भी कमी हो जाने पर कोशिका और उसके साथ शरीर का भी कामकाज बिगड़ जाता है। इसलिए पानी भी एक अत्यावश्यक पोषक तत्व है। उपरोक्त सभी पोषक तत्वों के साथ साथ तंतुमय पदार्थ भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। वैसे तो तंतुमय पदार्थ को हम पचा नहीं सकते, परंतु अन्य पदार्थों के पाचन प्रक्रिया में और अपचित भोजन को बाहर निकालने की क्रिया में उनकी बहुत सहायता होती है। हरी सब्जियां, फल, अनाज, इनसे हमें रेशेदार पदार्थ मिलते हैं। इंटरनेट मेरा मित्र, जानकारी प्राप्त कीजिए। रतौंधी, धनुर्वात, बेरी, न्यूरिटिस, पेलाग्रा, रक्तक्षय, स्कर्वी, इन रोगों में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? दूसरा, स्रव प्रकीर्णव किसे कहते हैं? तीसरा, FAD, FMN, NAD, NADP, इनका विस्तारित रूप खोजिए। प्रत्येक विटामिन की रोज की आवश्यकता मात्रा कितनी होती है? इंटरनेट से, गूगल से आप यह जानकारी प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।